एक सुपर फास्ट क्विक रिवीजन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जल्दी से ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से सुनना। व्हाट इज रिस्क? रिस्क का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और वी कैन से इंजरी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई धंधा चालू किया, ठीक है, मैंने मोमोज सेंटर स्टार्ट किया, वो चलेगा नहीं चलेगा, दिस इज प्रोबेबली अ रिस्क, है ना, वो रिस्क है, हो सकता है वो धंधा बंद भी हो जाए, भाई कस्टमर नहीं आए मेरे पास, दिस इज वी कैन से द रिस्क, है ना। सो तो रिस्क इज व्हाट बेटा आपका, द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इंजरी, या फिर हम बोल सकते हैं एडवर्स या अनवेलकम सर्कमटेंसेस। अनवेलकम मतलब भाई कोई ऐसी, जैसे कोविड वाज अ रिस्क, है ना, बिजनेस के लिए। जैसे आप होटल इंडस्ट्री के लिए देखोगे तो कोविड एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क था। तो कोई भी ऐसा अनवेलकम या एडवर्स सिचुएशन है, वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अलग अलग मायने में अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। पहले अगर जेनेरिक डेफिनेशन की मैं बात करूं तो जेनेरिक डेफिनेशन ये बोलता है इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट ऑफ डैमेजेस। जनरल अगर डेफिनेशन की बात करूं तो जनरल डेफिनेशन क्या बोली है? प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट ऑफ डैमेजेस, इंजरी, लायबिलिटी और लॉस। या कोई भी नेगेटिव इवेंट वो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। अच्छा, रिस्क अलग अलग टाइप की होती है। एक आपका हो सकता है फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या? जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करेगा बेटा? एक्सपेक्टेड रिटर्न को अफेक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। एवरी रिस्क विच अफेक्ट द फाइनेंस, एग्जांपल क्रेडिट रिस्क, बेसिक रिस्क, ऑपरेशनल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा, सारी की सारी रिस्क जो है वो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, बिकॉज वो किसको अफेक्ट करती है? फाइनेंस को अफेक्ट करती है, बराबर है। अच्छा, फूड इंडस्ट्री के लिए रिस्क क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी ड्यू टू सर्टेन हजार्ड इन गुड इन फूड विच will be and negative effect to the certain magnitude। फूड इंडस्ट्री के लिए रिस्क क्या हो सकती है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे क्या हुआ था मैकडी के केस में, केएफसी के केस में, कुछ किसी ने कुछ चिकन अगर ऑर्डर किया होगा, उसमें चूहा निकल गया, है ना, वो चिकन की जगह चूहा था। सो दिस इज व्हाट फूड इंडस्ट्री में, दिस इज व्हाट रिस्क बेटा। इंश्योरेंस के अंदर रिस्क क्या है? इंश्योरेंस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल इज नोन बट व्हेन अ मोड ऑफ अकरेंस और एक्चुअल वैल्यू ऑफ अकरेंस इज नोन नॉट नोन। इंश्योरेंस में पता है यार, अगर आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकाला है तो इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि 1 करोड़ देना पड़ सकता है। तो अब इंश्योरेंस के केस में मोड ऑफ अकरेंस, एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें पता नहीं है, करेक्ट है। ट्रेडिंग में भी रिस्क है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। अच्छा, रिस्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है सिस्टमेटिक, दूसरा अनसिस्टमेटिक। इंपॉर्टेंट, सिस्टमेटिक अनकंट्रोलेबल, जो सारे इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। अनकंट्रोलेबल, अनप्रिडिक्टेबल, मैक्रो रिस्क इसको हम बोल सकते हैं। इसको आप असेस नहीं कर सकते, एंटिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा, फुल्ली एंटिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरा है आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क, जो सिर्फ पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, सबको अफेक्ट नहीं करेगा, पर्टिकुलरली कंपनी को अफेक्ट करेगा। सो ये कंट्रोलेबल है, प्रिडिक्टेबल है, माइक्रो रिस्क है। ये मैक्रो था, ये माइक्रो है बेटा। कैन बी असेस एंड एंटिसिपेटेड वेल इन एडवांस, जैसे क्रेडिट रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं। अगेन फाइनेंस के बेसिस पे अगर रिस्क की 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फाइनेंशियल रिस्क, दूसरा नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंस पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, जैसे करेंसी रेट चेंज हो गया, फाइनेंशियल रिस्क हो गया। लिक्विडिटी का रिस्क, ये भी क्या हो गया? फाइनेंस रिस्क हो गया। इंटरेस्ट रेट का रिस्क, ये भी क्या हो गया? फाइनेंशियल रिस्क हो गया। अच्छा, दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात करें, नॉन फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि जो आपके फाइनेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, इसका इमीडिएट इफेक्ट फाइनेंस पे नहीं आएगा, बट देखना कोई भी रिस्क को अल्टीमेटली इफेक्ट तो फाइनेंस पे आता ही आता है। तो नॉन फाइनेंशियल रिस्क का इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगा, बट आएगा लेटर ऑन, फाइनेंस पे उसका रिस्क अफेक्ट आएगा। यूजुअली डज नॉट हैव डायरेक्ट एंड इमीडिएट फाइनेंशियल इंपैक्ट, जैसे मशीनरी बंद हो गई, सर्विसेज थोड़ी आपने खराब कर दी, स्ट्रैटेजी थोड़ी आपकी गलत ले दी, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस आर सीरियस एंड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंपैक्ट उसके अंदर होगा। अब फाइनेंशियल रिस्क को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे पहला मार्केट रिस्क है, फिर क्रेडिट रिस्क है, फिर लिक्विडिटी रिस्क है, फिर ऑपरेशनल रिस्क है, ऑब्सोलेंस रिस्क है, और लीगल रिस्क है, और आपका पॉलिटिकल रिस्क है। तो फाइनेंशियल रिस्क को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 7 टाइप में डिवाइड कर दिया है। पहला फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कौन सा बेटा? आपका मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क मतलब क्या? मार्केट अप्स एंड डाउन की वजह से जो रिस्क होता है ना, मार्केट risk associated with the market ups and down, risk of loss arising due to change in market price of goods or financial asset, this is what market risk। market risk मतलब क्या? तो market ups and down होने की वजह से, प्राइजेस ऊपर और नीचे होने की वजह से जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क, है ना। मार्केट रिस्क के अलग अलग टाइप है, जैसे इंटरेस्ट रेट है, करेंसी है, इक्विटी रिस्क है, कमोडिटी रिस्क है। मार्केट रिस्क के 4 सब टाइप हैं। कौन सा? पहला इंटरेस्ट रेट, जैसे अपन देखते हैं, जैसे मैंने घर का लोन लिया था, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.10%, आज चल रहा है 8.90%। क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी बढ़ गए, इंटरेस्ट रिस्क।
दूसरा करेंसी रिस्क, करेंसी का जैसे मैंने कोई जैसे मशीनरी ऑर्डर की थी, जब मैंने मशीनरी ऑर्डर की तब करेंसी का रेट 80 चल रहा था, तो जब मैं पेमेंट करने की बारी आई 82 हो गया, तो मेरे को बताओ अब 2 रुपए मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा डॉलर का, तो दिस इज व्हाट करेंसी रेट। तीसरा है बेटा इक्विटी रिस्क। इक्विटी रिस्क मतलब क्या हो गया, रिस्क एसोसिएटेड विद डेप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू ड्यू टू चेंज इन मार्केट इंडेक्स। इक्विटी रिस्क मतलब मैंने रिलायंस के अंदर पैसा डाला, 2500 रुपए का शेयर था, 2200 हो गया, तो दिस इज व्हाट बेटा आपका इक्विटी रिस्क। एंड चौथा इज कमोडिटी रिस्क, दैट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस चेंज होने की वजह से। तो ये हो गया आपका मार्केट रिस्क। दूसरा क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क को हम डिफॉल्ट रिस्क भी बोल सकते हैं या काउंटर पार्टी रिस्क भी बोल सकते हैं। हमने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया तो उस रिस्क को हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। सो वेयर अ काउंटर पार्टी इज अनेबल टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड रिकवरी, है ना, डिफॉल्ट कर सकता है और रिकवरी करना फिर वो डिफॉल्ट हो जाएगा। तीसरा आपका लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी मतलब मिसमैच इन कैश फ्लो। एसेट्स बहुत है बट कैश नहीं है कंपनी के पास, एसेट्स बहुत है बट कैश नहीं है, दिस इज व्हाट लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क से फाइनेंशियली डिस्ट्रेस होता है और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होने के बाद में क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होने के बाद में कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा सकती है। तो लिक्विडिटी रिस्क इज व्हाट मिसमैच ऑफ कैश फ्लो, है ना, इसको हम बोल सकते हैं लिक्विडिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सॉल्वेंसी। देखो सॉल्वेंसी अलग है, लिक्विडिटी अलग है। आई एम वेरी मच सॉल्वेंट, आई हैव मोर देन 1000 करोड़ ऑफ एसेट्स, बट एट प्रेजेंट मेरे जेब में 100 रुपए नहीं है, ठीक है ना। एसेट्स बहुत है, तो एसेट्स बहुत है इट मींस आई एम सॉल्वेंट, है ना, एसेट्स बहुत है इट मींस आई एम सॉल्वेंट, है ना। लेकिन मेरे पास एट द सेम टाइम एसेट्स हैं बट मेरे पास कैश फ्लो नहीं है, दिस इज लिक्विडिटी रिस्क। तो सॉल्वेंसी अलग है, लिक्विडिटी अलग है। सॉल्वेंसी इज डिफरेंट, लिक्विडिटी इज डिफरेंट। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क में एक है ट्रेडिंग रिस्क और दूसरा है फंडिंग रिस्क, है ना, फाइंडिंग नहीं है फंडिंग है। सो ट्रेडिंग रिस्क का मतलब हो गया कि यार जब जो शेयर्स मैंने खरीदे ना उसमें आज लिक्विडिटी नहीं है, जो शेयर्स मैंने खरीदे ना उसके आज कोई लिक्विडिटी नहीं है बेटा, ये सिर्फ रिकॉर्डेड है बेटा, प्रोफेशनल का है, रिकॉर्डेड है ना। ओके, अब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी टू अंडरटेक बाय एंड सेल एक्टिविटी। मैंने ना लेट्स से गोल्ड माइंस के शेयर खरीद लिया, है ना, गोल्ड माइंस कंपनी के शेयर्स खरीदिएगा, अब वो शेयर्स में ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है, अब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी। दूसरा इनएबिलिटी टू मेक सेल और द परचेस ऑफ सिक्योरिटी, दिस इज व्हाट लिक्विडिटी इन ट्रेडिंग। लिक्विडिटी इन व्हाट बेटा, ट्रेडिंग रिस्क। दूसरा फंडिंग रिस्क। फंडिंग रिस्क मतलब क्या, तो जो मतलब अब मेरे को पैसा फंड मतलब मेरे को पैसा रेज करना है बट मैं रेज नहीं कर पा रहा हूं, सो इनएबिलिटी टू मैनेज द फंड बाय आइदर बोरोइंग और बाय सेल ऑफ एसेट, दिस इज व्हाट बेटा आपका लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट वन पे आ जाइए। नेक्स्ट वन है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब हो गया भाई मैंने जैसे क्लास चालू किया लाइट चली गई, दिस इज व्हाट ऑपरेशनल रिस्क। सिस्टम फेल हो गया, दिस इज व्हाट ऑपरेशनल रिस्क। तो इनएडिक्वेट सिस्टम और सिस्टम फेलियर ड्यू टू फॉल्टी कंट्रोल और ह्यूमन एरर्स अकर्स, है ना। एग्जांपल बिग बाजार, ऑपरेशनल रिस्क बहुत मतलब क्या बोले आपको। ऑब्सोलेंस का मतलब मार्केट में ना मैंने वो कैमरा बनाना स्टार्ट किया, कौन से रील वाले, वो रोल आता था ना कैमरा, वो बनाना स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब उसका जमाना गया, डिजिटल कैमरा आ चुका है, डिजिटल कैमरा आ चुका है, तो ऑब्सोलेंस, अब वो प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो चुका है मार्केट से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं आपको, वीडियोकॉन के टीवी बहुत फेमस थे पहले, अभी चलते हैं क्या, नहीं चलते हैं। सो ऑब्सोलेंस रिस्क, चेंज इन रैपिड वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज लीगल रिस्क। लीगल रिस्क का मतलब क्या हो गया कि आपके ऊपर कोई रेगुलेटरी एक्शंस आ गए बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, आपने कोई कंप्लायंसेस नहीं किया, रूल्स फॉलो नहीं किया, रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया, फॉर दैट पर्पस द रिस्क इज क्रिएटेड नोन एज लीगल रिस्क। नेक्स्ट वन पॉलिटिकल और व्हाट बेटा आपका पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, है ना, बिकॉज ऑफ द व्हाट बेटा आपका गवर्नमेंट पॉलिसी हम लोग बोल सकते हैं जो आपको रिस्क जनरेट होती है। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट इज वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। जिस स्पीड में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है आई डोंट थिंक सो अभी तक का ऐसा मतलब किसी भी गवर्नमेंट के अंदर ऐसा हुआ है। तो रिस्क अराइजेस ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन। इट मे अराइज ड्यू टू आउटब्रेक वॉर बिटवीन कंट्रीज। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल रिस्क की। नॉन फाइनेंशियल रिस्क में पहला आ गया बिजनेस रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क या सर्विस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट। अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट मतलब इस साल 50,000 कमाया, अगले साल 50,000 कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, दिस इज व्हाट बिजनेस रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क या सर्विस रिस्क। तो ड्यू टू सम अनफोर्सिन इवेंट इन फ्यूचर, possibility of inadequate profit or even losses due to increased competition, change in preference, change in government policy etc. उसको हम बोलते हैं कौन सा वाला बेटा, बिजनेस रिस्क। याद रखना, नॉन फाइनेंशियल रिस्क याद रखना, भले ये नॉन फाइनेंशियल है बट इसका अल्टीमेट इफेक्ट फाइनेंस पे आएगा ही आएगा। दूसरा स्ट्रैटेजी रिस्क। तो जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई है
है ना। सो बिजनेस प्लान विच हैज नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली सिंस इंसेप्शंस में लीड टू व्हाट बेटा, स्ट्रेटेजिक, जैसे नोकिया। एंड तीसरा कंप्लायंसेस रिस्क, कंप्लायंसेस मतलब नॉन कंप्लायंसेस की वजह से आया हुआ है, उसको बोलते हैं कंप्लायंस रिस्क। इसमें रेपुटेशन लॉस भी हो सकता है आपका, डेफिनेटली रेपुटेशन लॉस भी होगा। चौथा फ्रॉड रिस्क, फ्रॉड रिस्क का मतलब हो गया कि जो आपका सिस्टम है उसका अब्यूजमेंट हुआ है ना, वर्किंग प्रैक्टिसेस प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करी जा रही है। अच्छा ये कौन हो, ये रिस्क किसकी वजह से हो सकता है, आउटसाइडर और एज वेल एज इनसाइडर। एंड ये हो सकता है मे नॉट बी डिटेक्टेड इमीडिएटली, फ्रॉड हो जाता है, सालों साल बीत जाते हैं, बाद में मालूम चलता है कि फ्रॉड हुआ था। पांचवा रेपुटेशन लॉस, नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन की वजह से, है ना। 6 इज ट्रांजेक्शनल रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क का मतलब हो गया रिस्क अराइजेस ड्यू टू फेलियर ऑफ इनएडिक्वेसी और इंटरनल सिस्टम, इंफॉर्मेशन चैनल, एम्प्लॉय इंटीग्रिटी एक्सेट्रा। ट्रांजेक्शन रिस्क का मतलब हो गया जैसे अपने यहाँ पे ऑफिस स्टाफ बैठा हुआ है, प्रॉपर सिस्टम नहीं होने की वजह से, प्रॉपर ट्रांजेक्शन नहीं होने की वजह से उन्होंने 2 एडमिशन सपोज कैश में ली है और उन्होंने एंट्री नहीं डाली उसकी, तो ये तो रिस्क है ना हमारे लिए। इंटरनल सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है। डिजास्टर रिस्क, यू ऑल नो दैट वेरी वेल। नेक्स्ट वन रेगुलेटरी रिस्क, आपको पता है गवर्नमेंट पॉलिसी। एंड टेक्नोलॉजी रिस्क का मतलब हो गया ड्यू टू फेलियर इन टेक्नोलॉजी। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो रिस्क तो है भैया, रिस्क तो है, एंड रिस्क मैनेजमेंट इज एन व्हाट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रिस्क है, रिस्क तो हर बिजनेस में, कोई धंधा रिस्क फ्री हो ही नहीं सकता। कोई बंदा रिस्क फ्री हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिस्क को कंट्रोल करना, रिस्क को मिटिगेट करना। रिस्क पूरी खत्म कभी हो ही नहीं सकती, कंट्रोल किया जा सकता है, मिटिगेट कम किया जा सकता है, पूरा तो इरिडिकेट हो ही नहीं सकता रिस्क। सो इट मींस कंट्रोलिंग और मिटिगेशन ऑफ रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट एम्स टू ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इवैल्यूएट एंड टेक एक्शन ऑफ व्हाट, रिस्क मैनेजमेंट। मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करो, उसको समझो, उसको इवैल्यूएट करो कि कितना सीवियर हो सकता है और उसके ऊपर एक्शन लो। करेक्ट है। जैसे घर पे गए मम्मी का मूड खराब है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आज भैया जान को धोखा है, आज भैया बहुत पिटाई हो सकती है। फिर आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, आपने छोटे भाई बहन से पूछा क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, क्या मम्मी क्यों इतनी गर्म है। फिर पता चला अच्छा बर्तन तोड़ती है तुमने सालों। अच्छा फिर आपने इवेल्युएट किया, बर्तन टूटते हैं मतलब भाई खतरनाक, बहुत मार पड़ेगी। फिर आपने क्या किया, एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया, आप गए, है ना, आप गए मार्केट में 2-4 नए क्रॉकरी आइटम आप लेके आए और मम्मी को दे, मम्मी देखो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ क्रॉकरी आइटम। तो क्या आपका रिस्क कम हो सकता है? यस। क्रॉकरी देख के मम्मी का खुशी एकदम अलग हो जाएगी। फिर बोला रिलेवेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सबके लिए जरूरी है, स्मॉल बड़ा छोटा सबके लिए जरूरी है। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सपोर्ट अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड मेजरमेंट एंड व्हाट बेटा आपका मेजरमेंट एंड रिवॉर्ड। बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक प्रोवाइडेड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट किया है तो अर्ली सिग्नल्स आ जाएंगे आपको कि भाई कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन ले लोगे। रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर्ड डिटेल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट सेव हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम बचेगा आपका, प्लानिंग प्रॉपर कर सकते हो, आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, थ्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपकी स्ट्रैटेजी इंप्रूव होगी, आपकी बिजनेस प्लानिंग इंप्रूव होगी, है ना। शेयर होल्डर आपके ऊपर रिलायबल हो जाएंगे, तो रिलायबिलिटी अमंग्स द शेयर होल्डर, इंप्रूव शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस एंड अश्योरेंस। ठीक है, दीज ऑल आर दी व्हाट बेटा आपका एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो जब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की, तो एडवांटेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज नथिंग बट दी व्हाट इट व्हाट बेटा आपका इट इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉस्ट सेविंग, है ना। इट हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ व्हाट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इट ऑल्सो इंप्रूव व्हाट बेटा आपका क्या इंप्रूव करेगा, स्ट्रैटेजीज एंड बिजनेस प्लानिंग आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, फिर शेयर होल्डर की रिलायबिलिटी बढ़ेगी। रिलायबिलिटी मतलब आपके ऊपर भरोसा बढ़ेगा। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट किया तो शेयर होल्डर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, भरोसा बढ़ेगा, है ना। अब स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट 3 स्टेप है। सबसे पहले क्या करो, आपको 4 स्टेप्स है, पहले आइडेंटिफाई करो, फिर एनालाइज करो, फिर असेस करो, फिर हैंडल करो। आइडेंटिफाई, एनालिसिस, असेसमेंट, हैंडलिंग, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। आई एम टेकिंग क्विक रिवीजन, क्विक मतलब फास्ट, सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी, तो सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो। रिस्क को क्या करो बेटा, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या, जब भी हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना। क्या बोला गया, क्या बोला गया, फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। क्या बोला गया, फर्स्ट स्टेज ऑफ व्हाट बेटा आपका रिस्क मैनेजमेंट। इट शुड बी डन इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। कब होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, प्रोजेक्ट करने के पहले रिस्क आइडेंटिफाई करो। कर दिया उसके बाद रिस्क कर रहे हो, ऐसा नहीं करना बेटा। कोई भी काम कर रहे हो, अबे गंदे लोग, तुम्हारे करने का मीनिंग बड़ा गलत है जी। अरे कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो आप, तो करने के पहले रिस्क मैनेजमेंट देखो कि क्या रिस्क हो सकता है
कहीं वो प्रेग्नेंट, सॉरी, कहीं वो परमानेंट रिस्क तो नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका पहला स्टेज क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, इट शुड बी डन इन द बिगिनिंग, है ना। एंट्री इन द रिस्क रजिस्टर, जैसे आपको मालूम पड़ा रिस्क है, उसको एंटर कर दो कि ये रिस्क हो सकता है, पहले ही मैसेज कर दो, टेक प्रिकॉशन, ठीक है। क्लासिफाई देम इनटू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, एंट्री किया, उसके बाद में उसको क्लासिफाई किया कि ये फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। साले हंसो मत, मैंने बुक्का मार देना तुम लोगों को, ठीक है। फिर बोला करेक्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, यस, है ना। करेक्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी है और इसको मैनेज करना भी जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज द नेगेटिव इंपैक्ट एंड मैक्सिमाइज द पॉजिटिव इंपैक्ट। अगर हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको हम मिनिमाइज करेंगे और पॉजिटिव इंपैक्ट जो है उसको मैक्सिमाइज करेंगे। जो तकलीफ है, रिस्क है, उसको कम करेंगे और जिंदगी के मजे लेंगे। समझ में आ रहा है तो सुनो, तो पहला हो गया रिस्क आइडेंटिफिकेशन। प्रोसेस क्या है, तो 7 क्या दिए हुए, 7 आइडेंटिफिकेशन इसेंशियल दिए हुए हैं, है ना। 7 तरीके से आप रिस्क को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला क्या है, टीम पार्टिसिपेशन। टीम पार्टिसिपेशन मतलब क्या, फेस टू फेस इंटरेक्शन, है ना। प्रोजेक्ट मैनेजर से के साथ फेस टू फेस टीम कंफर्टेबल होनी चाहिए टू शेयर एंड फाइंड हिडन रिस्क। देखो यार, जो कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको पता ही है, उनको पता ही रहता है, सब पता रहता है उनको कितना क्या रिस्क है, दे नो वेरी वेल, है ना, सबको पता रहता है। तो अगर आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करोगे और थोड़ा सा माहौल अगर कैसा रखोगे, आप फ्री माहौल रहोगे ना, तो वो आपको बता देंगे। जैसे ऑफिस में भी ऐसा ही होता है ना। इनफैक्ट स्टूडेंट आपको भी ऐसा ही होता है, जैसे गवर्नेंस को लेके तुमको पता ही है, मैं गवर्नेंस मैंने ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ माई थ्रोट प्रॉब्लम, बट आई एम टेकिंग जस्ट बिकॉज कि भाई लास्ट टाइम है, ले रहा हूं तो एटलीस्ट कुछ थोड़ा तो भी आपको मैं हेल्प कर पाऊं, ठीक है ना। मैं गवर्नेंस मैंने ड्रॉप करने का मेरा एक ही लॉजिक था कि रेपुटेशन, रिस्क ऑफ रेपुटेशन इज मच हायर देन रिस्क ऑफ मॉनिटरी रिस्क, ठीक है ना। क्या हो रहा था कि मैं खुद सब्जेक्ट को 100% नहीं दे पा रहा था। देख, पढ़ाना इज नॉट द चैलेंज यार, उसके बाद पूरा 100% इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं थ्रोट की वजह से मुझे कट थ्रोट और कम करना ही पड़ता था, कम करना ही पड़ रहा था। अदरवाइज अगर देखा जाए मेरा बहुत बड़ा मॉनिटरी रिस्क है। अब मैंने गवर्नेंस छोड़ा है तो मेरा साल में ना बोल के 15-20 लाख का कम से कम का नुकसान है मेरा। बट यस, मेरे को पता है कि रेपुटेशन लॉस इज मच 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 मोर देन द आपका मॉनिटरी रिस्क, मॉनिटरी लॉस, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा होता है यार। बट यस, ठीक है। तो पहला क्या, टीम पार्टिसिपेशन। तो जैसे आप लोग मेरे को फ्रीली मैसेज करते ही हो, बच्चे मैसेज करते ही हैं, तो बच्चे मैसेज कब कर देते हैं, जब वो फ्री एनवायरनमेंट है कि सर यार इस टॉपिक को करवा दो, आप प्लीज करवा दो यार, है ना। जैसे अभी कल ही इसका प्रियांशु का मैसेज कॉल आया था कि सर ये रिस्क मैनेजमेंट करवा दो, प्लीज करा दो। तो सो टीम पार्टिसिपेशन पहली बात। तो दूसरा रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या हो गया कि ये अपडेटेड होना चाहिए, मतलब बार बार होना चाहिए, ठीक है ना। रिस्क आइडेंटिफिकेशन कोई एक टाइम की प्रोसेस नहीं है, इट इज रिपीटेशन, एवरी टाइम यू हैव टू आइडेंटिफाई, हर बार आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिस्क को। तीसरा, रूट एंड सिम्टम्स समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। रिस्क का रूट, कहां से ये रिस्क जनरेट हुई है, और तीसरा उसके सिम्टम्स कहां क्या है ना, कहां से आया। जैसे कोविड के टाइम पे हमको ये समझना बहुत जरूरी था कि भैया अगर सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स है कोविड के, खांसी आ रही है, पेट दुख रहा है, बुखार आ रहा है, जो भी है, तो भैया कुछ तो गड़बड़ हुआ। फिर उसका रूट फाइंड आउट करो कि हाँ कल मैं मार्केट में गया था, मास्क नहीं पहना था। तो कोई भी रिस्क का रूट एंड सिम्टम्स बहुत जरूरी है। चौथा, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर रिस्क है तो रिस्क का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, रिस्क का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, उसके अंदर एंट्री होनी चाहिए। सो कंसिस्टेंट एंड exhaustive documentation leads to relatable solution. चौथा, अप्रोच। सर्टेन ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्ड डिस्ट्रिक्ट अप्रोच टू कॉम्बैट बेस्ट आइडेंटिफिकेशन फेलियर। मतलब देखो, हर रिस्क मैनेजमेंट का अप्रोच अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर रिस्क का अप्रोच एक ही होना चाहिए, अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट का अप्रोच अलग अलग होना चाहिए। सो वन मेथड इज टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, अनडिजायरेबल इवेंट एंड मैप देयर इम्पैक्ट। तो एक ही मेथड नहीं होगा, अलग अलग मेथड होगा। फिर प्रोजेक्ट डेफिनेशन रेटिंग इंडेक्स, है ना, इंपॉर्टेंट करना मार्क। इट्स अ टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट। इसको हम रिस्क मैनेजमेंट का टूल भी बोलते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी आता है और रिस्क मैनेजमेंट में और मिटिगेशन में भी ये आता है। इट इज अ टूल ऑफ रिस्क मिटिगेशन। इट फैसिलिटेट द टीम रिस्क असेसमेंट विद डिफाइंड प्रोजेक्ट स्कोप, बजट एंड डेडलाइंस, है ना। प्रोजेक्ट डेफिनेशन रेटिंग इंडेक्स का मतलब क्या हो गया कि उस प्रोजेक्ट का, है ना, स्कोप क्या है, बजट क्या है, डेडलाइंस क्या है, वो एडवांस में आप डिसाइड कर लो, ताकि आपको रिस्क पता चल जाएगा कि हाँ इसका स्कोप ये है तो इस जगह हमारे से गलती हो सकती है, इसका बजट ये है तो यहाँ पे हमसे गलती हो सकती है कि यहाँ बजट ज्यादा हो सकता है, इसकी डेडलाइन ये है तो इसके बाद में नहीं जाना है। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट बेटा, आपका इवेंट ट्री। इवेंट ट्री का मतलब क्या होगा, कोई इवेंट है, जैसे शादी है तो शादी का आप इवेंट ट्री बनाओ
क्या ट्री बनाओ कि भाई शादी में संगीत है, संगीत के बाद फेरे हैं, फेरे के बाद में आपका वो सिंदूर वगैरह है, उसके बाद में हल्दी वगैरह का प्रोग्राम है, पहले हल्दी का प्रोग्राम है, तो आपने इवेंट बना दिया, इवेंट के साथ रिस्क आपने दे दी कि ये रिस्क हो सकते हैं, ये रिस्क हो सकते हैं, ये रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। सो इट इज यूज इन रिलायबिलिटी स्टडी एंड probabilistic risk assessment. The top of tree is the event and it is supported by condition that may lead to that event. It is the last stage of what बेटा आपका event. Second one is what, दूसरा point, पहला हो गया risk analysis, risk identification, दूसरा प्रोसेस है risk analysis. अब आपको एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई कर लिया आपने, आइडेंटिफाई करने के बाद में एनालाइज करना कि कितना नुकसान हो सकता है, पॉसिबल थ्रेट क्या हो सकती है। जैसे हुआ यूं, ये प्रियांशु की शादी हो रही है, घोड़े पे बैठा है ये, तो इसको रिस्क समझ में आ गया कि इस घोड़े को, इस गधे को घोड़े पे बिठा तो दिया है, मैं तो से इसको घोड़े पे बिठा तो दिया है, बट इस घोड़े को उंगली करने की बड़ी आदत है, ये घोड़ी को जाके बीच बीच में छेड़ेगा, उसको गुदी गुदी करेगा, उसके पेट पे हाथ लगाएगा, है ना, इसकी बड़ी चुल है इसको, तो इसको पता है कि भाई घोड़ी है ना विली मारेगी तो मैं ना भैया नीचे गिर जाऊंगा, तो इसको रिस्क पता चल गया। अब उसका एनालाइज कर रहा है कि मैं नीचे गिरूंगा तो हो सकता है मेरा सर टूट जाए, हो सकता है मेरे जूते पैर टूट जाए, हो सकता है मेरा वो टूट जाए, वो मतलब हाथ टूट जाए बेटा। तो अब क्या कर रहे हैं हम, पॉसिबिलिटी थ्रेट को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद में इंपैक्ट देख रहे हैं कितना इंपैक्ट हो सकता है। तो एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट इन मॉनेटरी टर्म्स, है ना। इट रिक्वायर्स डिटेल इंफॉर्मेशन सच एज अ प्रोजेक्ट प्लान, फाइनेंशियल डेटा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। इट हेल्प्स इन एंटिसिपेटिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द पॉसिबल प्रॉब्लम्स। ये क्या करेगा, आपको एंटिसिपेट करने में हेल्प करेगा कि ये पॉसिबल थ्रेट है और इसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सके। न्यूट्रलाइज मतलब, हाँ, न्यूट्रलाइज मतलब उसका ज्यादा सीवियर इंपैक्ट ना हो। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू मूव फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट। एनालाइज बताएगा आपको कि इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंप्रूविंग सेफ्टी एंड मैनेजिंग दी वॉट बेटा आपका पोटेंशियल रिस्क। इट हेल्प्स इन वॉट इंप्रूविंग दी सेफ्टी एंड मैनेजिंग दी वॉट बेटा आपका पोटेंशियल रिस्क। नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर चेंजेस इन एनवायरमेंट सच एज अ न्यू कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा। अच्छा, प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द थ्रेट, आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग एंड पॉसिबल थ्रेट, थ्रेट को आइडेंटिफाई करो। फिर ह्यूमन थ्रेट, जैसे ह्यूमन थ्रेट मतलब क्या, बंदा बीमार हो गया, इंजरी हो गई, है ना, डेथ हो गई ये। फिर ऑपरेशनल थ्रेट हो सकता है, ऑपरेशनल मतलब लॉस ऑफ एसेंशियल एसेट, जिस एसेट से आप, जैसे ये कैमरा से हमारा काम चलता है, वीडियो बनाते हैं, ये कैमरा खराब हो गया, दिस इज व्हाट बेटा आपका ऑपरेशनल रिस्क। तीसरा है रेपुटेशनल रिस्क, रेपुटेशनल मतलब क्या, कस्टमर का कॉन्फिडेंस चला गया, भरोसा नहीं रहा। चौथा, प्रोसीजरल रिस्क, फेलियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी और इंटरनल रिस्क। प्रोसीजर रिस्क, फेलियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड और इंटरनल सिस्टम, मतलब अंदर का सिस्टम फेल हो गया। देन प्रोजेक्ट रिस्क मतलब बजट बहुत ज्यादा हो गया। फाइनेंशियल रिस्क मतलब जैसे स्टॉक मार्केट, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होना एक्सेट्रा। टेक्निकल रिस्क मतलब एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, आपके पास जो टेक्नोलॉजी वो आउटडेटेड हो चुकी है, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी रिस्क। नेचुरल मतलब पता ही है, पॉलिटिकल आपको पता ही है। एंड स्ट्रक्चरल रिस्क का मतलब क्या हो गया कि कुछ पुअर एंड डेंजरस केमिकल्स वगैरह यूज किया, लाइटिंग वगैरह किया एक्सेट्रा। डिफरेंट अप्रोच टू कैरी आउट थरो एनालिसिस। थरो एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे क्या है बेटा आपके अप्रोचेस है। पहला अप्रोच दिया है स्वोट एनालिसिस। पहला क्या दिया है, स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस मतलब क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आइडेंटिफाई करना। दूसरा दिया है डॉक्यूमेंटेशन करो, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। तीसरा, थिंक अबाउट सिस्टम, प्रोसेस और स्ट्रक्चर। मतलब अलग अलग टाइप से आप रिस्क को एनालाइज कर सकते हो, जैसे स्वोट एनालिसिस इज वन ऑफ द टाइप। डॉक्यूमेंटेशन करो अपॉर्चुनिटी को और थ्रेट को। तीसरा, थिंक्स अबाउट योर सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, आपके स्ट्रक्चर के बारे में समझो। चौथा, एस्टिमेट द रिस्क। इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं, तो कैलकुलेट द रिस्क एंड मॉनेटरी टर्म्स। कैसे निकालेंगे, रिस्क का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इवेंट। फॉर एग्जांपल, इवेंट है 10 करोड़ रुपए का और प्रोबेबिलिटी है लॉस होने का 60%, तो इसका रिस्क कितना हो गया, 6 करोड़ का रिस्क हो गया हमारे पास। तो रिस्क वैल्यू कैसे निकालोगे, याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इवेंट। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 30% है, कॉस्ट ऑफ इवेंट 5 लाख है, तो 1.5 लाख का क्या हो गया बेटा आपका रिस्क का वैल्यू हो गया। रिस्क वैल्यू कितना हो गया, ठीक है। तीसरा है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मतलब क्या, अब इसको हैंडल कैसे करना है, रिस्क को हैंडल कैसे करना है, उसको बोलते हैं रिस्क को असेस करना प्रॉपर। जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर पहले क्या करता है, आपको आइडेंटिफाई करता है, आपको देखता है कि आपको तकलीफ क्या है, आई मीन उससे तकलीफ क्या है, आपको देखा जाएगा कि क्या आपका तकलीफ है, ये ना, ये सब देखा जाएगा। उसके बाद वो आपको चेक करेगा, मतलब एनालाइज करेगा कि भैया तकलीफ कहाँ तक पहुंची है। फिर तीसरा वो असेसमेंट करेगा। असेसमेंट मतलब वो आपको कहेगा ये प्रोटेक्शन करो, ये प्रोटेक्शन लो, ये नहीं करना, खट्टा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, धीरे चलना है ना, गाड़ी नहीं चलानी है। सर ये तो प्रेगनेंसी वाली चीजें बता रहे हो आप, अरे मतलब
बुखार हुआ है तब ऐसी चीजें करनी होती है, बाहर नहीं जाना होता है, पैदल नहीं चलना होता है, एक्सर्शन हो जाता है, थकान होने वाले कोई काम नहीं करना है आपको। तो रिस्क असेसमेंट मतलब ही क्या, हैंडलिंग हम लोग बोल सकते हैं इसको। सो इट्स अ वे ऑफ हैंडल द रिस्क टू अचीव सर्टेन गोल, इट्स अ वे ऑफ हैंडलिंग द रिस्क टू अचीव द सर्टेन ओवरऑल गोल। द प्रोसेस मस्ट प्रोसीड इन अ स्ट्रक्चरल एंड डिसिप्लिन फैशन। असेसमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनहेरेंट रिस्क और रेसिडुअल। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या होता है, द रिस्क विच इज नॉट एड्रेस्ड बाय द मैनेजमेंट। इनहेरेंट मतलब ऐसे रिस्क जिसके ऊपर मैनेजमेंट में ध्यान ही नहीं दिया। रेसिडुअल मतलब ध्यान दिया है लेकिन छोड़ दिया है, इतना रिलेवेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्पॉन्स देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इनहेरेंट रिस्क मतलब नॉट एड्रेस्ड बाय मैनेजमेंट, absence of any action। रेसिडुअल रिस्क का मतलब हो गया इट रिस्क अज्यूमिंग एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्स ऑपरेट अकॉर्डिंग टू डिजाइन। मतलब ये है ही रेसिडुअल, मतलब जैसे मैं दूध का सप्लाई करता हूं तो मेरे को मालूम है जिस टैंकर से दूध जाना है 2-5 लीटर दूध का नुकसान होने ही वाला है, रेसिडुअल है, छोड़ यार, रिलेवेंट नहीं है इतना, है ना, रिलेवेंट नहीं है इतना, उसको बोलते हैं रिस्क वॉट बेटा आपका असेसमेंट। तो नेक्स्ट वन है दिया हुआ आपका प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट जहां खत्म होता है वहीं से रिस्क हैंडलिंग चालू हो जाएगी। डॉक्टर लास्ट में क्या करता है, मेडिसिन देता है, तो वो रिस्क हैंडलिंग हो गया। तो पहला प्रोसेस क्या है, डेवलप असेसमेंट क्राइटेरिया, है ना, एक असेसमेंट क्राइटेरिया आपको डेवलप करना है। कॉमन सेट ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया टू बी डेवलप अक्रॉस बिजनेस यूनिट। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आर टिपिकली असेस इन द टर्म्स ऑफ इंपैक्ट एंड लाइवलीहुड। तो पहला रिस्क असेसमेंट डेवलपमेंट का क्या करो, क्राइटेरिया डिसाइड करो। क्राइटेरिया डिसाइड करो मतलब एक कॉमन सेट ऑफ असेसमेंट होना चाहिए, एक कॉमन क्राइटेरिया होना चाहिए रिस्क को असेस करने के लिए। जैसे आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो ना, पहले जाके वो क्या करेगा, लंबी लंबी सांसें लो, फिर छाती पे वो टेलीस्कोप लगाएगा, है ना, जो भी है वो लगाएगा छाती पे, फिर इधर सीने पे लगाएगा, जो लंबी लंबी सांसें लो, फिर ऐसे कान में वो लाइट डाल के देखेगा, नाक में देखेगा, नाक कान कान नाक में देखेगा, तो समझ में आए ये क्या है, ये नॉर्मल क्राइटेरिया है। फिर आपका वो नब्ज देखेगा, नब्ज तो मोदी सर भी देख लेते हैं, तो वो देखेगा। दूसरा असेस द रिस्क। असेस द रिस्क मतलब क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों देखो, है ना। तो असाइनिंग वैल्यू ऑफ ईच रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज यूजिंग द डिफरेंट क्राइटेरिया। जैसे क्वालिटेटिव टेक्निक, इसमें आ गया इंटरव्यू लेना, वर्कशॉप लेना, है ना। क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया, इसमें हम इंटरव्यूज ले लेके रिस्क को असेस कर रहे हैं, वर्कशॉप ले लेके रिस्क को असेस कर रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ असेसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्टिव स्केल। क्वांटिटेटिव मतलब कैश फ्लो देख रहे हो, अर्निंग ईपीएस वगैरह देख रहे हो, वो क्या हो गया आपका कैश फ्लो हो गया। सो इट रिक्वायर्स न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर बोथ इंपैक्ट एंड लाइवलीहुड यूजिंग द डेटा। एक मिनट रुकना बेटा। हाँ सर, हाँ शांतिनगर को अपना इधर ही कोंडवा में ही, कोंडवा बुजुर्ग शांतिनगर आपका, शांतिनगर सोसाइटी डालो ना, शांतिनगर सोसाइटी में, शांतिनगर सोसाइटी में अपना है L403, L403। हाँ तो वहाँ पे चाबी ड्रॉप कर देना, बिल दे देना, वो कैश दे देंगे आपको। हाँ उधर ही दे देंगे, ठीक है ना। L403 में पार्क कर देना, कॉमन पार्किंग एरिया है, आप वॉचमैन को पूछोगे ना तो वो बता देगा, ठीक है। पीछे के गेट से चले जाना। एक मिनट रुकना, मैं गाड़ी मेरा सर्विसिंग को दिया हुआ था वो आ रहा है। यस, तो क्वालिटेटिव तरीके और क्वांटिटेटिव तरीके। तीसरा है असेस रिस्क इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब क्या हो गया, तो रिस्क आइसोलेशन में नहीं आता, आइसोलेशन मतलब एक साथ नहीं आता है, ठीक है ना। रिस्क डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, सेपरेटली नहीं होएगा। सो एंटरप्राइज हैव कम टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट रिस्क इंटरैक्शन। चौथा है प्राइवेटाइज रिस्क। अब प्राइवेटाइज का मतलब क्या हो गया, रिस्क तो अलग अलग है, उसमें आपको प्रायोरिटी देनी है। जैसे है ना, आपकी मम्मी का कॉल आया कि बेटा आज बाहर जाना है, ऑन द साइमल्टेनियसली आपने पप्पा को भी, पप्पा ने बोला था कि आपको ये काम करके आना है, साइमल्टेनियसली आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला शाम में डेट पे जाना है, तो आपको प्रायोरिटी करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि गर्लफ्रेंड को नहीं बोला तो थोड़ा सा गुस्सा करेगी, माँ को नहीं बोला तो भैया बड़ा तांडव हो सकता है, और बाप से बकलोली तो नहीं कर सकते। तो पहले आपने बोला पप्पा काम निपटाता हूँ, फिर मम्मी के साथ मार्केट जाता हूँ, फिर गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करता हूँ। तो रिस्क को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और फिर आपको रिस्क को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। रिस्पॉन्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एक आप तो अग्रेसिव रिस्पॉन्स दो, एक आप पैसिव रिस्पॉन्स दो, ठीक है। देन इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इट शुड बी सिंपल, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड प्रैक्टिकल होनी चाहिए।
रिस्क हैंडलिंग इज दी वॉट बेटा, आपका रिस्क हैंडलिंग का मतलब हो गया, तो रिस्क हैंडल कैसे करेंगे, तो रिस्क हैंडल करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला, आप तो रिस्क को अवॉइड कर दो, खत्म भैया, रिस्क है तो रहने दो यार, छोड़ो, जो है वो देखा जाएगा, अवॉइड कर दियो। या तो फिर वो प्रोजेक्ट ही मत लो आप जिसमें रिस्क है, तो रिस्क, आपने रिस्क को अवॉइड कर दिया। तो रिस्क हैंडलिंग मतलब आपने क्या, जो रिस्क को देखा, एनालाइज किया, पूरा असेस भी कर लिया, अब आपकी बारी है उसके ऊपर एक्शन लेने की, ठीक है ना। मेरे को एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो मैंने देखा रिस्क क्या है, कंपटीशन बड़ा है, फिर मैंने एनालाइज किया, कंपटीशन भी है, साथ ही साथ में क्वालिटी का भी प्रॉब्लम होता है, क्वालिटी फूड देना चाहिए। तीसरा, मैंने असेसमेंट भी किया कि मैं अब क्या कर सकता हूं, इसको क्या नहीं कर सकता हूं, और अब मेरे हैंडल करने की बारी आई है। हैंडलिंग में मैं क्या करूंगा, या तो मैं कैफे ओपन ही नहीं करूंगा, मतलब मैंने रिस्क को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, या फिर मैंने क्या किया, कैफे ओपन किया लेकिन पार्टनरशिप में किया, ताकि रिस्क क्या हो गई, शेयर हो गई, रिस्क क्या होगी, रिड्यूस हो गई। या फिर मैंने इंश्योरेंस ले लिया, तो रिस्क क्या कर दी, मैंने ट्रांसफर कर दी, उसको बोलते हैं रिस्क हैंडलिंग। रिस्क हैंडलिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पर्सन। तो रिस्क हैंडलिंग अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहले रिस्क अवॉइडेंस, प्रोजेक्ट ही मत लो, है ना, अवॉइड टेकिंग और चूजिंग लेस नहीं, मोर रिस्की प्रोजेक्ट लो ही मत आप। दूसरा, रिस्क रिटेंशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब कुछ रिस्क होता है अनअवॉइडेबल का मतलब क्या हो गया, इसका कुछ कर ही नहीं सकते, इसके ऊपर इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते हो, इंश्योरेंस भी परचेस नहीं हो सकते, अनअवॉइडेबल, इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, ये रिस्क रहेगी ही रहेगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसी रिस्क है, अनअवॉइडेबल रिस्क है, तो उसको रखना ही पड़ेगा। फिर एक्टिव एंड पैसिव रिस्क रिटेंशन, एक्टिव का मतलब क्या हो गया, एज अ पार्ट ऑफ डेलिब्रेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, मतलब इसको आपने क्या किया है, रखा है एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। वो रिस्क ऐसी है ना, एक्टिव रिस्क रिडक्शन आपने खुद से रखा है। पैसिव रिस्क रिडक्शन का मतलब क्या हो गया कि आपने ना रिस्क रिडक्शन थ्रू निग्लिजेंस, मतलब इंश्योरेंस वगैरह ले लेना था लेकिन नहीं लिया आपने। तो एक्टिव मतलब जानबूझ के आपने, आपको पता है ये रिस्क है, आपने बोला ठीक है तो है, मैं देखेगा, एक्टिव रिस्क रिडक्शन। पैसिव मतलब आपने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। फिर वह रिस्क रिडक्शन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो पॉसिबल स्टेप्स लो जिससे आपका लॉस रिड्यूस हो जाए, जैसे पार्टनरशिप कर लिया आपने, है ना। चौथा, आइडियल टाइम टू थिंक ऑफ रिस्क रिडक्शन इज एट द प्लानिंग स्टेज, ऑब्वियसली बात है। चौथा, रिस्क ट्रांसफर, रिस्क कैसे ट्रांसफर हो सकती है, इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना। रिस्क कैसे ट्रांसफर हो सकती है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके, महेश बेटा लेक्चर में मेरे पास नहीं कार की चाबी, मैं लाया नहीं, क्यों, क्या करना है कार का, नहीं ना मैं कार, नहीं मैं आज नहीं लाया हूँ चाबी, इनके पास ही है, स्वामी सर के पास है, मेरे पास नहीं है। हाँ, सो रिस्क ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, तो रिस्क कैन बी ट्रांसफर बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आप रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। देयर आर 3 मेजर मीन्स ऑफ रिस्क ट्रांसफर। तो पहला, टॉर्ट मतलब क्या, सिविल रॉन्ग। फिर कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। या तो आपने क्या कर देना है, टॉर्ट का मतलब क्या हो गया, कोई मतलब उसने आपके साथ गलत किया, आपने केस फाइल कर दिया, सिविल रॉन्ग, तो वो एक आपके पास रिस्क ट्रांसफर है। रिस्क ट्रांसफर क्या है कि भाई केस कर दूंगा तेरे ऊपर। दूसरा, इंश्योरेंस ले लिया। तीसरा, अदर देन इंश्योरेंस आपने ले लिया। नेक्स्ट वन, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, तो टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस द एडवर्स इंपैक्ट। अब रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन प्लान में आप रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, या कंबाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वन, शेयरिंग ऑफ रिस्क, शेयरिंग कैसे ले सकते हो आप, तो इंश्योरेंस इज अ मेथड फॉर व्हाट, शेयरिंग द रिस्क, रिस्क को आप शेयर कर लिए। कंसिडरेशन, इंश्योरेंस कंपनी देमसेल्फ शेयर्स देयर रिस्क बाय डूइंग दी री इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी भी अपना रिस्क शेयर करती है बाय डूइंग री इंश्योरेंस, जो जीआईसी करती है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट वन है हेजिंग, हेजिंग मतलब एक्सपोजर, हेजिंग का मतलब होता है मिटिगेशन। जैसे यार शेयर मार्केट में हेजिंग बहुत यूज होता है, जैसे मैंने रिलायंस के ना 5000 शेयर खरीदे हुए हैं, एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट की मार्केट बढ़ेगा, 5000 शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन ऑन द अदर सिचुएशन ये भी तो है ना, सारा मार्केट गिर भी सकता है, तो मैंने क्या किया, साथ में पुट ऑप्शन भी लेके रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे बाइंग किया और सामने पुट ऑप्शन भी लेके रखा है, तो मैंने रिस्क को क्या कर दिया, मिटिगेट कर दिया। सो एक्सपोजर ऑफ फंड दैट लीड्स टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, हेजिंग कैन बी डन बाय टेकिंग अपोजिट एक्शन इन द मार्केट, तो अपोजिट एक्शन लेके आप कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट वन है फ्रॉड, फ्रॉड का बताइए आप, ये सेल्फ पढ़ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बैंकिंग चैनल के लिए फ्रॉड, मैं नहीं लाया हूँ आज गाड़ी की चाबी बेटा, हाँ सोमिल सर से चाबी ले ले, फोन करना, मुझे नहीं आइडिया। तन्मय के पास रखा है क्या, यहीं लिया ना, क्योंकि आज ऑफिस का चाबी नहीं है अपने पास।
ओके, नेक्स्ट वन है बाय बैंकिंग चैनल। बैंकिंग चैनल में फ्रॉड या रिस्क का क्या हो सकता है? तो डेलिबरेट एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय पर्सन कैरी आउट इन द अकरेंस ऑफ बैंकिंग चैनल। तो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होती है बैंक में, बिल्कुल होती है। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कल्चर बैंक में रहता है। फिर जीरो टॉलरेंस टू फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट, मतलब बैंकिंग क्या कर सकती है, फ्रॉड को रोकने के लिए बैंकिंग क्या करती है, बैंकिंग चैनल ने क्या करना चाहिए, तो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कल्चर होना चाहिए कि भैया जब भी कोई फ्रॉड दिख रहा है तो बैंक के एम्प्लॉय वगैरह ने इसको रिपोर्ट कर देना है, तो ट्रांसपेरेंट रहेगा कम्युनिकेशन तो अच्छा रहेगा। फिर जीरो टॉलरेंस टू फ्रॉड, है ना, जीरो टॉलरेंस टू फ्रॉड और मिसकंडक्ट। आपने पॉलिसी बनानी है जीरो टॉलरेंस, भैया पहले जाओगे, तुम भी पहले गए थे, हम भी पहले जाएंगे अगर फ्रॉड किया था। एम्प्लॉय को एनकरेज करो, सस्पिशियस केसेस कोई भी हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसका रिपोर्टिंग के लिए उनको एनकरेज करो। एंड अवेयरनेस को स्प्रेड करो अमंग्स द एम्प्लॉय एंड एजुकेट देम। फिर बोला रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शैल आल्सो इंक्लूड फॉलोइंग। फ्रॉड को डिफाइन किया हुआ है, डिफाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, पता है ना आपको, अगर लेस देन 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है, तो विद इन 2 डेज हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएंगे, और जो भी फ्रॉड है हुआ है उसको हम बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे। अगर फ्रॉड का अमाउंट क्या है, 1 करोड़ से कम है, फ्रॉड का अमाउंट अगर 1 करोड़ से कम है, तो हम 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता देंगे, कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, है ना, और उसको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, मतलब हम मानते हैं 1 करोड़ एक मटेरियल अमाउंट रखी हुई है, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसका रिप्लाई करना है विद इन 45 डेज के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिप्लाई करना है कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर रिप्लाई करना है, और इनका रिप्लाई आने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर वो किसको बता देगा, ऑडिटर शैल रिपोर्ट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ रिप्लाई। ऑडिटर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ है, क्योंकि फ्रॉड कितना हुआ है, 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। यस, क्या बोला, नेक्स्ट वन इज व्हाट, पेनल्टी दी हुई है ना, फ्रॉड का पेनल्टी 447 सेक्शन 447 का पेनल्टी दिया हुआ है फ्रॉड का, ठीक है ना, कि अगर आपको 6 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। सो एक बार पेनल्टी रीड कर लेना, 6 साल से लेकर 10 साल तक जेल हो सकती है एंड ऑल, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो कम से कम 3 साल की जेल होगी, 447। नेक्स्ट वन है रेपुटेशनल रिस्क मैनेजमेंट। रेपुटेशनल रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, रेपुटेशन मतलब एज अ कस्टमर का नेगेटिव इंपैक्ट जो आता है, नेगेटिव परसेप्शन जो आते हैं, नेगेटिव रिव्यूज जो आते हैं, उसको बोलते हैं रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क अराइजेस फ्रॉम नेगेटिव परसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर, काउंटर पार्टीज, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, डिबेंचर होल्डर एक्सेट्रा। तो रेपुटेशन रिस्क इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड रिफ्लेक्ट द परसेप्शन ऑफ अदर मार्केट पार्टिसिपेशन। मल्टी डायमेंशन का मतलब हो गया कि इसके एक नहीं भैया, अलग अलग पहलू है, ठीक है ना, अलग अलग पहलू है, अलग अलग नुकसान हो सकता है, आपका ब्रांड वैल्यू भी कम हो सकती है, शेयर प्राइस भी गिर सकता है, जैसे अभी अदानी के साथ हुआ, 4000 का शेयर प्राइस साला कहाँ पहुंच गया बताओ, 1100 रुपए पे आ गया था। सो दिस इज व्हाट बेटा, आपका शेयर प्राइस गिर सकता है। रून स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, आपके बाकी लोगों के साथ जितने भी आपके जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, कोलैबोरेटर्स हैं आपके, तो उनके रिलेशन में भी आपको अफेक्ट आएगा। रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा। रिटेंशन और रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉय बिकम्स व्हाट, डिफिकल्ट। सो कहने का मतलब क्या है, सर पकड़ो उसको, सेकंड फ्लोर पे बुला लें, निखिल है। अच्छा, दिस इज व्हाट बेटा आपका, दिस इज द रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशनल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क वाइल फॉर्मुलेटिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी। मतलब जब बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाओ तो साथ में ये रिस्क भी इन्वॉल्व करो,
क्या रेपुटेशन रिस्क की इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट भले हो सकता है कमा ले, तो कहीं ना कहीं क्या हमारा रिस्क भी स्टेक पे लगेगा वो देखना है। दूसरा इफेक्टिव बोर्ड ओवरसाइट, image building through effective communication, promoting good corporate governance, due care, interaction and feedback from stakeholders, strong internal check and control, peer review and evaluating the company's performance। ठीक है, then बोला responsibility of risk management, तो आपको as per LODR बोलता है कि आपने क्या बनानी है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी है, रिस्क मैनेजमेंट RMC कमेटी बनानी है, और उस कमेटी में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं CRO, चीफ रिलेशनशिप ऑफिसर। तो चीफ रिस्क रिलेशनशिप ऑफिसर CRO को भी आपको क्या करना है, या चीफ रिस्क ऑफिसर को आपको अपॉइंट करना है। ऐसा कौन बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है। ठीक है, फिर बोला रोल ऑफ कंपनी इन रिस्क मैनेजमेंट, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस करोगे तो रिस्क ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी का काम ये है कि भाई कंप्लायंसेस करो, तो एक जो आपका लीगल रिस्क है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, और आप एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप प्रमोट करोगे। फिर बोला ERM, दैट इज व्हाट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। Enterprise risk management is a process affected by board of director, management, other person. It is a collective process used to set up the strategy, manage risk within its risk appetite. Risk appetite मतलब क्या? देखो enterprise risk management का मतलब क्या हो गया कि पूरा एज ए एंटरप्राइजेस होल आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो। देखो रिस्क लेने की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, रिस्क एपेटाइट अलग होता है। एपेटाइट मतलब हम बोलते हैं ना कि इसका कोटा बहुत बड़ा है भाई, तो इसका एपेटाइट बड़ा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क को अवर्स होते हैं। रिस्क अवर्स का मतलब हो गया भैया फट्टू लोग होते हैं, ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो अग्रेसिव रिस्क लेना चाहते हैं। तो अलग अलग टाइप का रिस्क एपेटाइट है, तो रिस्क को मैनेज करना है एज पर देयर रिस्क एपेटाइट। It deals with the risk and opportunity affecting value creation. It focuses directly on what बेटा आपका achievement of objective established by entity. Developed by the Committee of Sponsorship Organization of Tradeway Commission. ये ERM कहाँ से आया, तो Tradeway Commission से आया। Committee of Sponsorship Organization of Tradeway Commission, कोसो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, कोसो। कोसो मतलब कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन। तो कोसो फ्रेमवर्क इसेंशियल एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कंपोनेंट्स डिस्कस की ERM प्रिंसिपल। तो कोसो ने क्या बताया, कोसो ने 8 कंपोनेंट्स बताए, 8 कंपोनेंट्स बनाया। तो ये आ सकता है कोसो के 8 कंपोनेंट्स, ERM के 8 कंपोनेंट्स आ सकते हैं। अब ERM के अंदर क्या आएगा, तो ERM के अंदर पहले आएगा अलाइंगिंग रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रेटेजी। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी ही आपने रिस्क लेना है, मतलब आपका रिस्क एपेटाइट आपके स्ट्रेटेजी से मैच होना चाहिए। हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं बहुत अग्रेसिव और हम रिस्क को एकदम मतलब ना रिस्क से फटती है हमारी, तो आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपने आपकी स्ट्रेटेजी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से नहीं बनाई। दूसरा एनहांसिंग रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन। रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन का मतलब क्या होगा कि आपके पास रिस्क है तो रिस्क को रिस्पॉन्स कैसे करना है। कुछ होते हैं एक्टिव, तो रिस्क को सामने जाते हैं। कुछ लोग रिस्क के प्रोजेक्ट लेना ही नहीं है, छोड़ो ना, रिस्क है ना, नहीं लेना, हमको करना ही नहीं है काम। तो एनहांस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन। तीसरा रिड्यूसिंग ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस, इट हेल्प्स इन रिडक्शन इन ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, है ना। चौथा आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग द मल्टीपल एंड क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क। तो यहाँ पे ERM क्या बताता है कि भाई आपको मतलब इंटर रिलेटेड होती है, हमेशा रिस्क जो होती है वो इंटर रिलेटेड होती है, तो आपने इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स देना है मल्टीपल रिस्क को। फिर बोला है स्लाइसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी को फुल यूटिलाइज करो, फुल कैपिटलाइज करो एंड इंप्रूव डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट मार्क करना। ERM के 8 कंपोनेंट्स है। पहला है इंटरनल एनवायरनमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के 8 कंपोनेंट्स है, और 8 कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट्स क्या है, रिस्क एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपका टोन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो देखना है सबसे पहले। हम बोलते हैं कंपोनेंट्स मतलब उसका पार्ट, जैसे गाड़ी के अंदर हैंडल है, इट्स अ कंपोनेंट्स ऑफ कार। तो ERM के कंपोनेंट्स क्या है, तो ERM का पहला हिस्सा है इंटरनल एनवायरनमेंट, कि आपका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा, आपकी फिलोसॉफी क्या है रिस्क को लेके, तो उसके हिसाब से ही आपका क्या बनेगा, बिजनेस का एनवायरनमेंट बनेगा। ठीक है ना, मतलब इट ऑल्सो इंक्लूड रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी, रिस्क एपेटाइट, एथिक्स, वैल्यू एक्सेट्रा। दूसरा ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव सेटिंग का मतलब क्या हो गया, तो ऑब्जेक्टिव मस्ट एग्जिस्ट बिफोर मैनेजमेंट कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट अफेक्टिंग देयर अचीवमेंट। तो ऑब्जेक्टिव सेट करना है। तीसरा इवेंट को आइडेंटिफिकेशन करना है। इवेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट जो इंपैक्ट कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट को, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इवेंट को आइडेंटिफाई करो। चौथा रिस्क को असेस करो, ये तो पढ़ा है। पांचवा रिस्क को रिस्पॉन्स करो, या तो अवॉइड कर सकते हो, या रिटेन कर सकते हो, या ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, रिस्क रिस्पॉन्स में 3 चीजें आ गई, कंट्रोल एक्टिविटीज,
एफ के बाद कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब हो गया कि भैया आपने क्या करना, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर स्टैब्लिश एंड इंप्लीमेंटेड टू हेल्प इंश्योर द रिस्क रिस्पॉन्स इफेक्टिवली कैरीड आउट। आपने रिस्क को क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया। पांचवें पॉइंट में आपने रिस्क को रिस्पॉन्स किया। छठे में कंट्रोल एक्टिविटी, जो आपने रिस्पॉन्ड किया उसको क्या करना है, कंट्रोल। रिस्क, जो रिस्क आपने रिस्क को रिस्पॉन्ड किया है, या तो आपने रिस्क को रिटेन किया है या इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसको कंट्रोल करना, उस पॉलिसी को इवेल्युएट करना। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो ऑलवेज आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए टाइम टू टाइम। एंड लास्ट वन इज द मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग थ्रू गोइंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज, सेपरेट इवैल्यूएशन ऑफ। सो ईआरएम के ऑब्जेक्टिव क्या है, ईआरएम के स्ट्रैटेजिकल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव होते सकते हैं, और क्या हो सकते हैं आपके रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस हो सकते हैं। अब आपको दिया है ISO 31000, दैट इज व्हाट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, है ना। जैसे ISO मार्क होता है, गोल्ड सोना लेते हो तो ISO मार्क उसके ऊपर होता है, तो वैसे ISO 31000, व्हाट इज ISO 31000, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये कब आया गया, ये पब्लिश हुआ 13 नवंबर 2009 को। ये क्या हेल्प करता है, रिस्क को असेस करने में, एनालाइज करने में, एक्सेट्रा। इट अप्लाइज टू मोस्ट बिजनेस एक्टिविटी इंक्लूड प्लानिंग, मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। तो ये इन जनरल आपको ऑलमोस्ट सारे मोस्ट बिजनेस एक्टिविटीज को ये अप्लाई होता है, मोस्टली सारे बिजनेस एक्टिविटीज को ये क्या होगा, आपका अप्लाई होगा। स्कोप क्या है 31000 का, तो इट इज जेनरिक गाइडेंस। देखो ISO इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है मतलब ये जनरल है। जनरल मतलब ये जनरली गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि आपको ये काम करना है रिस्क असेसमेंट के लिए। इन्होंने गाइडलाइंस बना के रख दी है कि रिस्क असेसमेंट ये आपका है। और निखिल को ऊपर बुला लेना, उसको क्लासरूम पता नहीं होगा। हाँ, सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पब्लिश ऑन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स जेनेरिक गाइडलाइंस फॉर द डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ये क्या करता है, जनरल गाइडलाइंस दे रहा है किस चीज का, कैसे आप डिजाइन करोगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे मेंटेन करोगे रिस्क मैनेजमेंट को। दूसरा, इट इज नॉट डेवलप फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ना कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बना है, ना कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बना है। इट इज जेनेरिक, ओवरऑल इट इज फॉर ऑल इंडस्ट्री। इट इज इंट्रोड्यूस फॉर ब्रॉडर स्टेक होल्डर ग्रुप, एग्जीक्यूटिव लेवल, अपॉइंटमेंट होल्डर्स, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑफिसर, लाइन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंप्लायंसेस, इंटरनल ऑडिट, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, सबके लिए, सबके लिए। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट आप खुद पढ़ लो एक बार, वेरी सिंपल, बेनिफिट इज वेरी सिंपल। ये भी वही चीज है, अवॉइड करो, एक्सेप्ट करो रिस्क, रिमूव करो, चेंज करो रिस्क को, सेम है। नेक्स्ट वन आ जाइए, इंपॉर्टेंट मुद्दा, दैट इज व्हाट, स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मतलब क्या, डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। सही चीज को सही वक्त पे करना, सही टाइम पे करना। तो स्ट्रैटेजी मीन्स डूइंग द राइट थिंग, whereas operational risk management while think right, मतलब सही टाइम पे सही काम करना, दिस इज व्हाट बेटा आपका स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट इट इंक्लूड्स प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्वांटिफाइंग एंड मिटिगेशन एनी रिस्क of effect of inherent in the company's business strategies, example consumer demand। तो strategic risk management मतलब क्या हो गया, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, क्वांटिफाई करना, काउंट करना, मिटिगेशन करना, रिड्यूस करना। लीगल एंड रेगुलेटरी चेंजेस, मर्जर इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सीनियर मैनेजमेंट टर्नओवर, स्टेक होल्डर प्रेशर्स, तो ये कुछ स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकता है। मेजरिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक रिस्क तो कैसे निकालते हैं, adjusted return of capital divided by anticipated return tax after return minus RAROC is more than cost of capital is equal to what, viable। और viable मतलब क्या, ये प्रोजेक्ट सही है। तो स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, तो आपका एडजस्टेड रिटर्न जो आया आपका डिवाइडेड बाय एंटिसिपेटेड आफ्टर टैक्स रिटर्न, एडजस्टेड रिटर्न जो आपको आया डिवाइडेड बाय एंटिसिपेटेड माइनस RAROC इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब रिटर्न इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो प्रोजेक्ट कैसा हो गया, वाइबल हो गया। स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट की 5 स्टेज है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। 5 स्टेज है आपका रिस्क मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट में 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कौन सा है, तो फर्स्ट वन है डिफाइन बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव, है ना। पहले तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ बाय डूइंग स्वॉट एनालिसिस। दूसरा, एस्टैब्लिश की इंडिकेटर परफॉर्मर, ठीक है ना। सो आपने क्या करना है, स्टैब्लिश करना है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, दैट इज इट इज एन हिंट विच इंडिकेट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तीसरा क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई रिस्क दैट कैन ड्राइव वेरिएबिलिटी इन द परफॉर्मेंस। वेरिएबिलिटी मतलब जो मैं चाहता हूं
और कुछ और हो रहा है तो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चेंजेस जो हुआ है। तो पहला रिस्क, डिफाइन बिजनेस स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को डिफाइन करो स्वॉट एनालिसिस करके। दूसरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को आइडेंटिफाई कर लो। तीसरा रिस्क को आइडेंटिफाई करो और देखो क्या वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबिलिटी मतलब क्या चेंजेस हो सकते हैं। चौथा स्टैब्लिश की रिस्क इंडिकेट एंड टॉलरेंस लेवल ऑफ क्रिटिकल रिस्क। एंड पांचवा मतलब कितना रिस्क को आप टॉलरेट कर सकते हो, वो लेवल भी आपने डिसाइड करना है। और पांचवा प्रोवाइड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। अब रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है बताया हुआ है। तो डिक्रीज इन मार्केट शेयर, लैक ऑफ इनोवेशंस, कीपिंग अ विजिल और लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, तो बिजनेस रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो। बिजनेस रिस्क होता क्या है, बिजनेस रिस्क में सबसे पहले आएगा डिक्रीज इन मार्केट शेयर। आपका मार्केट शेयर कम हो गया, क्यों कम हुआ, लैक ऑफ इनोवेशन हो सकता है। और मिटिगेशन करने के लिए क्या करो, विजिल मतलब वॉच रखो। फाइनेंस रिस्क में क्या हो सकता है, लिवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द कैश, मतलब फाइनेंस रिस्क में पैसों का रिस्क, आपका लोन बहुत ज्यादा हो गया। टूल इन एबिलिटी टू एक्सेस द अप्रोप्रिएट फंडिंग, या पैसा आपको मिल नहीं पाया। मिटिगेशन तो अडॉप्शन इन अ रिसोर्स प्लान। फिर कंप्लायंसेस, तो नॉन कंप्लायंसेस रिस्क हो सकता है। टूल क्या है, नॉट कीपिंग अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट चेंज, जो चेंज हुआ है उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। और मिटिगेशन कैसे कर सकते हो, अपने आप को अपडेट करके और एक कंप्लायंसेस चेक करके। नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट हिस्सा इज रिस्क मैट्रिक्स, है ना। रिस्क मैट्रिक्स अगेन 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। रिस्क मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज द टूल विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रिस्क, कि वेदर द रिस्क इज हाई, वेदर द रिस्क इज लो, वेदर द रिस्क इज वेरी हाई और मतलब मीडियम, ऐसा पाए। सो रिस्क मैट्रिक्स इट इज यूज्ड during risk and control self assessment activities, define various level of risk at each stage। तो risk matrix क्या करता है, risk को define करता है। रिस्क मैट्रिक्स क्या करता है, रिस्क को डिफाइन करता है एट वेरियस लेवल ऑफ रिस्क। इट कंप्राइज ऑफ इम्पैक्ट एनालिसिस, लाइवलीहुड, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, डिजाइन इफेक्टिवनेस, रेटिंग आर असाइन्ड टू ऑल अबव कैटेगरीज। रिस्क इज डिफाइंड वेदर हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क रिस्पेक्टिवली। और ये आप अलग अलग कलर से बता सकते हो, रेड, अंबर, ग्रीन कलर कोडिंग मैप हाई, मीडियम और लो के लिए। हाई रेड, अंबर, उसके बाद में आपका ग्रीन, तो ये रिस्क आप कर सकते हो। तो रिस्क के अंदर, इसके अंदर क्या आएगा रिस्क मैट्रिक में, इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट एनालिसिस मतलब ये काम करूंगा तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, लाइवलीहुड उसके चांसेस कितने, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, है ना, एंड डिजाइन इफेक्टिवनेस। तो दिस इज व्हाट बेटा पार्ट ऑफ रिस्क मैट्रिक्स। दिस इज द चैप्टर नंबर, दिस इज द चैप्टर नंबर, दिस इज द चैप्टर नंबर कौन सा, 12 वाला। तो एक ब्रीफ आउट कर दिया है 12 वालों को बेटा, है ना। चलिए, सो विल स्टॉप, एकदम ये देख लिया है तो जल्दी से आप एक बार 2 बार इसको देख सकते हो और इसके पिछले एग्जाम, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस इसके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मैंने कोशिश की है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब मैं फास्ट रिवाइज करवा सकूँ। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।